हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम DECE 2 का दिसंबर 2023 का जो पेपर था उसके बचे हुए जो प्रश्न थे उनके आंसर इस वीडियो में देखेंगे। 4 प्रश्नों के आंसर हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर की वीडियोस काफ़ी मैंने डाल रखी है, वहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हैं। सारे प्रश्न उन्हीं में से आए हुए हैं। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर की या फिर ये जो सॉल्व पेपर है इसकी PDF परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है या फिर स्क्रीन पे मेल ID आ रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। तो अब इनके बचे हुए जो प्रश्न हैं इनके आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न संख्या 5 का कैब में पूछा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें विटामिन C और विटामिन D की कमी के कारण होने वाले कौन कौन से रोग हैं, यानी बच्चों में विटामिन C और D के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है, तो इसमें बस आपको उसके नाम लिखने हैं। छोटे बच्चे में विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। यानी विटामिन C से बच्चों में स्कर्वी नामक रोग मिलता है, हो जाता है, और विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग के बच्चे शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हमसे ख में पूछा गया कि ये जो रोग आपने बताए हैं विटामिन C और D की कमी के कारण होने वाले, अब इनके लक्षण बताइए, उपचार बताइए और फिर इनकी रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं उसके उपाय बताने हैं। तो हमने एक स्कर्वी बताया था, एक रिकेट्स बताया था। तो पहले हम स्कर्वी का देखेंगे। स्कर्वी नामक रोग विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। ये क्या, पोषण से संबंधित विसंगति है। अब विटामिन C क्या है, हमारा एक पोषक तत्व है और उसकी कमी से होने वाला जो पोषक बीमारियां होती हैं वो पोषण से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो ये एक पोषण संबंधित विसंगति है। जिनके भी आहार में ताजे फल व सब्जियों का अभाव रहता है उनको यह बीमारी अधिक प्रभावित करती है। यह उत्तर भारत में बच्चों में पाई जाने वाली प्रमुख पोषणात्मक विसंगति है। जो स्कर्वी है उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, यानी उसके लक्षण क्या क्या हैं। स्कर्वी का प्रमुख लक्षण है मसूड़ों का फूल जाना या उससे खून बहना। यानी अगर किसी को स्कर्वी रोग है तो उसके कैसे पहचान होगी कि उसके मसूड़े सूज जाते हैं, उनको जरा सा टच करने पे दर्द होने लगता है, उसमें खून निकलने लग जाता है। तो ये स्कर्वी नामक रोग के लक्षण होते हैं। इसमें मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है और जरा सा छूने पर ही रक्त बहने लगता है। घुटनों और जांघों के निचले भाग पर छोटे छोटे दाग दिखाई देने लगते हैं। शरीर में लौह तत्व व फोलिक एसिड की कमी आ जाती है, इसलिए बच्चे को एनीमिया भी हो सकता है। अगर सही टाइम पर स्कर्वी का उपचार ना किया जाए तो शायद रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब स्कर्वी होता क्यों है, किस कारण से होता है। लंबे समय तक ताजे फल व सब्जियों का सेवन न करना स्कर्वी का प्रमुख कारण है। इसके अलावा गर्मी में अधिक ताप पर पकाए जाने पर जो भोजन के अंदर विटामिन C होता है ना वो भी कम हो जाता है और शरीर में विटामिन C या फिर एस्कार्बिक जो एसिड होता है, विटामिन C का ही नाम है एस्कार्बिक अम्ल या एसिड, तो उसकी फिर क्या है बॉडी में कमी हो जाती है और इस वजह से बच्चा स्कर्वी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। इसका उपचार कैसे करना है स्कर्वी का। स्कर्वी के उपचार के लिए विटामिन C की गोलियां देनी चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो विटामिन C का टीका भी लगा दिया जाता है और गोलियां भी दी जाएंगी। तो इसका उपचार के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई, विटामिन C की कमी से होता है उसकी भरपाई के लिए दवाइयाँ, गोलियाँ या फिर टीका दिया जाता है। अगर स्कर्वी हो ही ना तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, यानी रोकथाम कैसे करें। स्कर्वी की रोकथाम के लिए ताजे सिट्रस फल, मौसमी फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, संतरा, अमरूद इत्यादि लेने चाहिए। अंकुरित दाल जैसे मूंग और चने की दाल, अंकुरण, और हमने पढ़ा था ना अंकुरण और खमीरीकरण से हम विटामिन C भी बढ़ा सकते हैं, विटामिन B12 और विटामिन C बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हम अंकुरित दालें लेंगे मूंग और चना तो इससे भी विटामिन C मिलता है। इनके नियमित सेवन से शरीर में विटामिन C की कमी को पूरा करके स्कर्वी नामक रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद आता है रिकेट्स।
विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ते हुए बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग रिकेट्स है। रिकेट्स क्या है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है बच्चों को। हमारे देश में कई भागों में बच्चों को यह रोग बार बार हो जाता है। रिकेट्स को कैसे पहचाने कि भाई बच्चे को रिकेट्स नामक बीमारी है? तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बेचैन लगते हैं, उनकी मांसपेशियों की सुदृढ़ता कम हो जाती है और वे कमज़ोर हो जाती हैं। उदर यानी पेट की मांसपेशियां ढीली होने के कारण पेट फैल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बच्चे के विकासात्मक मानदंड में देरी होती है। यानी हम देखते हैं ना, बच्चा इस उम्र में चलना सीखना चाहिए, इस उम्र में उसे खड़े हो जाना आना चाहिए, इस उम्र में उसे घुटने चलना आना चाहिए, तो वो चीज़ें धीरे होती हैं, यानी विकासात्मक मानदंड में देरी हो जाती है। बच्चे के दांत देरी से गिरते हैं और उनके बैठने चलने में विलंब होता है। बच्चा कमज़ोर और चलने में असमर्थ होता है। शरीर की लंबी हड्डियों के एपिफिसिस बढ़कर फैल जाते हैं, यानी कलाइयों की अग्र भुजा की हड्डियों में सूजन आ जाती है। हाथों के जो आगे की तरफ जो हड्डियां होती है ना, वो मोटी मोटी सूजी हुई दिखाई देती हैं। बच्चे की जो पसलियां होती हैं, उन पसलियों के छोरों पर भी सूजन आ जाते, छोर यानी उनके किनारे, और इस वजह से क्या होती है, जो हड्डियां होती है ना, वो ऐसे मणि कायन या रिकेटी रोजरी जैसी, यानी ऐसे होता है ना, मणि की शेप में इकट्ठी होकर बाहर आ जाती हैं, ऐसी वो लगने लग जाती हैं। इसके अलावा अग्र कालांतर यानी जो खोपड़ी के बीच में या सिर के बीच में, जो हाथ जैसे देखा होगा ना छोटे बच्चे के सिर के बीच में एक बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे कहते हैं ना जोर से टच नहीं करना चाहिए, तो वो जो खुली जगह है वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना तो जल्दी भर जाती है। लेकिन अगर बच्चे को रिकेट्स है तो वो भरने में विलंब होता है। हड्डियों के नरम होने के कारण सिर की हड्डियां नरम प्रतीत होती है, यानी बच्चों में कपाल शोष हो जाता है। सिर की हड्डियां काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, सिर के बेडौल सा फिर लगता है, इस चीज़ को कपाल शोष कहते हैं। रिकेट्स में रोगी बच्चे की छाती की हड्डियां बाहर की ओर आ जाती हैं, जिसे कपोत वृक्ष यानी जो कबूतर की छाती की तरह वो बाहर आ जाती हैं, बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, इसीलिए उसे कपोत वृक्ष कहा जाता है। टांगों की हड्डियां नरम होने के कारण शरीर का भार सहन करने में असमर्थ होती हैं और वो मुड़कर धनुष की तरह हो जाते हैं, इसलिए धनुर्जंघा कहलाती हैं। बच्चे के घुटने मुड़ जाते हैं, जिसे संगचन जानू कहते हैं। इसमें बच्चे के दोनों घुटने जब वो चलने के लिए खड़े होते हैं तो आपस में स्पर्श करके टकराने लग जाते हैं। कुछ बच्चों की खोपड़ी के सामने की व पार्श्व हड्डियां बाहर आ जाती हैं, जिसे उत्छेद कहते हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डियां भी बाहर की तरफ आ जाते हैं, यानी बच्चे को पूरे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनमें कोई ना कोई समस्या हो जाती है रिकेट्स में। रिकेट्स का कारण क्या है? रिकेट्स का प्रमुख कारण विटामिन डी, और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। चूँकि हमारे देश में धूप व रोशनी की तो कमी नहीं है, परंतु जहाँ पर अपर्याप्त धूप होती है वहाँ पर यह रोग आमतौर पर देखने को मिलता है। तो विटामिन डी की कमी हमारे देश में जो विटामिन डी और जो सूरज की रोशनी है ना, उसकी कमी रिकेट्स बीमारी का कारण होती है। इसका उपचार कैसे करें? रिकेट्स के उपचार के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का अंतर्ग्रहण आवश्यक है। विटामिन डी और कैल्शियम लेते रहना चाहिए। इसके लिए विटामिन डी के संपाक यानी जिन चीज़ों में विटामिन डी है या फिर विटामिन डी मिलाकर चीज़ें दी जाती हैं, जो कि विटामिन ए भी देंगे, यानी विटामिन जो डी मिला के कोई भी चीज़ दी जाएगी ना बच्चे को, उससे बच्चे को विटामिन ए भी मिल जाता है। कैल्शियम भी दिया जा सकता है। इसका प्रभाव मुख्यतः 4 सप्ताह में दिखाई देने लगता है। तो ये तो उपचार है। अगर रोकथाम करनी है तो उसके लिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलने पर रिकेट्स से रोकथाम संभव है। विटामिन डी के आहार स्रोत कमी होते हैं, जैसे मछली के यकृत का तेल, अंडे का पीला भाग, इसलिए इनको आहार में शामिल करके भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में सामान्यतः इसकी आवश्यकता कमी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या सूर्य की प्रत्यक्ष रोशनी उपलब्ध होती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि भाई
यहाँ पर कि विटामिन डी की कमी है, इस चीज़ को कैसे पूरा करें। यहाँ पे विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को ज़रूरत हो तो कॉड मछली के यकृत का तेल, इसका प्रयोग करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि गर्भावस्था के दौरान किन्हीं 2 आम समस्याओं का वर्णन कीजिए। गर्भावस्था में गर्भवती को छोटी मोटी आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जिनमें 2 आम यानी नॉर्मली होती है, ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती कि भी इसमें परेशान होना है। पहले होता है सुबह सुबह होने वाली परेशानी यानी मॉर्निंग सिकनेस, और दूसरा होता है आपका एसिडिटी टाइप में होती है, जिसमें हृदय दाह कहा जाता है जिसे। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग सिकनेस है यानी सुबह के समय होने वाली परेशानी, वो क्या है? यह परेशानी गर्भावस्था के शुरू के महीनों में होती है और प्रथम 3 महीनों के अंत तक प्रायः समाप्त हो जाती है। अब इसके लिए क्या सलाह दी जाएगी महिला को? उसको सलाह दी जाती है कि सुबह के समय चाय के साथ बिस्किट या रस खाए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहे, चिकने तले हुए पदार्थों का सेवन ना करे, आहार में गाजर, मूली व अन्य सब्जियों को प्रचुर मात्रा में सलाद के रूप में शामिल करें, कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करें, नींबू पानी, गन्ने का रस, नारियल पानी, दूध जैसे तरल पदार्थों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। अत्यधिक चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। अगर गर्भवती महिला को ज़्यादा परेशानी होती है तो वह खाद्य या फिर तरल पदार्थों को पचा नहीं सकती, आंखें उसकी अंदर की ओर धंस गई हैं, चिंतित दिखाई देती है, त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, तो तत्काल ही डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि फिर ये लक्षण ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। दूसरी बीमारी होती है हार्टबर्न की, हृदय दाह कहा जाता है जिसे। आम भाषा में इसे छाती में जलन होना कहते हैं। मध्य गर्भावस्था के बाद यह एक आम समस्या है। आमाशय कपाट के शिथिल पड़ने के कारण बढ़ते हुए गर्भाशय व आमाशय पर पड़ने वाले दबाव के कारण आमाशय का जो अम्ल होता है वो दोबारा से खाने की नली में प्रवेश कर जाता है, और ऐसा दिन में कई बार होता है। तो उसमें महिला को ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो भोजन की नली होती है उसमें जलन हो रही है। इसके लिए महिला को सलाह दी जाती है कि तले हुए, चिकने व मसालेदार पदार्थ न खाए, पानी में पुदीने के पत्ते मसलकर डाल दे और वह पानी घूंट घूंट करके पीती रहे। रात को बहुत देर से खाना ना खाए, नहीं लेट में खाना ना खाए। अतिरिक्त तकिए का प्रयोग करे। हल्के फुल्के व्यायाम जैसे ताज़ी हवा में सैर करे। पेट कभी भी खाली ना रखे। अगर फिर भी परेशानी हो ना महिला को, तो उसके बाद स्थिति अगर बिगड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए। तो ये 5वां प्रश्न है, उसके आंसर हो गया। अभी छठा है। छठे में आपसे पूछा जाता है, 3 बीमारियां दी गई हैं, इसमें पूछा है कि भाई ये 3 रोग दिए गए हैं, इनके आपको लक्षण और रोग निरोधी उपाय बताने हैं। इसमें टाइफाइड, स्कैबीज और सूत्रकृमि 3 बीमारियां हैं। टाइफाइड क्या है? पहले टाइफाइड बीमारी मल के द्वारा जल व खाद्य के संदूषित यानी प्रदूषित होने के कारण फैलती है। टाइफाइड के लक्षण में क्या है? यह बीमारी बुखार से शुरू होती है, बुखार व सिरदर्द के साथ शुरू होती है। फिर रोगी निर्जीव, बेजान सा महसूस करता है। कई बार रोगी को दस्त भी लग जाते हैं और उसके प्लीहा बढ़ जाता है। बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे तेज होता रहता है। तो ये सब लक्षण अगर दिखें तो टाइफाइड होने की शिकायत हो सकती है। इसकी व्यवस्था कैसे करें, इससे बचाव कैसे, उपाय कैसे होते हैं? इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बुखार होने पर बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। TABC के वैक्सीन के द्वारा इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। टाइफाइड की रोकथाम के लिए स्वच्छ जल व भोजन लें, वैक्सीन लगवाएं। टाइफाइड की वैक्सीन TABC की प्रभाविता 6 माह तक होती है, यानी हर 6 महीने में फिर वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरा स्कैबीज मुख्यतः बच्चों में पाए जाने वाला त्वचा का एक संक्रमण है। त्वचा से संबंधित संक्रमण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। स्कैबीज को पहचानने के लिए इससे कैसे पता चल जाता है? इसके लक्षण कि इस संक्रमण में हाथ की अंगुलियों के बीच की झिल्ली, कलाइयों, बगलों, जांघों के अंदरूनी भागों,
व कूलों पर छोटे छोटे विक्षत हो जाते हैं। ये विक्षत छोटे छोटे उभरे हुए होते हैं जिनमें काफ़ी खुजली होती है। रात में अक्सर इन विक्षतों में खुजली होती है। संक्रमण जैसे जैसे बढ़ता है, ये जो विक्षत होते हैं ना, आपस में जुड़ जाते हैं और खरोंचने पर संक्रमित हो जाते हैं। बाद में इनमें मवाद भर जाती है। स्कैबीज चेहरे पर, हथेलियों पर व तलुओं पर कम होता है। यह ज़्यादा छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता, बहुत ज़्यादा छोटे में नहीं पाया जाता है। स्कैबीज के क्या, जो स्कैबीज है इसके कारण और रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं और कारण क्या है। स्कैबीज नामक एक कीड़ा जो आकार में बहुत छोटा होता है, यह त्वचा में घुस जाता है, अतः संक्रमण त्वचा के अंदर फैल जाता है। अगर परिवार में एक बंदे को अगर ये संक्रमण है स्कैबीज का, तो अन्य लोगों को होने की संभावना होती है, इसलिए उसके लिए उपचार करने चाहिए। अतः इसका उपचार पूरे परिवार को करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए बच्चे को नियमित रूप से नहलाने की आदत डालें ताकि त्वचा साफ रह सके। कपड़े भी साफ सुथरे पहने। बच्चे के कपड़े व उसके संपर्क से बचें। उपचार के लिए स्कैबीज होते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले। बेंजाइल बेंजोइट नामक दवा का घोल होता है, वो विक्षत के ऊपर प्रयोग करें। घोल नहाने के बाद चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। दूसरे दिन शरीर को ना धोकर फिर से यह घोल लगाएं। 3 दिन तक लगातार ऐसा करें और चौथे दिन बच्चे को नहलाएं। यानी बच्चे को अच्छे से नहला दे, साफ कर दे पूरे शरीर को, फिर बच्चे के चेहरे को छोड़ के पूरी जो ये दवाई है इसका घोल लगा दें। फिर दूसरे दिन भी बच्चे को नहलाना नहीं है, फिर दोबारा ये दवाई लगाएं। तीसरे दिन भी फिर बिना नहलाए बच्चे को ये दवाई फिर से लगा दें और चौथे दिन बच्चे को नहलाएं। 4 दिन तक ऐसा करना है। छोटे बच्चों में दवा की मात्रा आधी कर दें, यानी आधा तेल और आधी दवा मिलाकर लगानी चाहिए। यह एक संक्रामक रोग है, तो पूरे परिवार का उपचार आवश्यक होता है ताकि पुनः संक्रमण एक दूसरे से ना फैले। जो संक्रमित बच्चा या व्यक्ति होता है तो उसके बिस्तर, कपड़े, तौलिए होते हैं ना, वो अलग रखने चाहिए। उनको साफ रखें, अच्छे से धुले, धूप में सूखे हुए होने चाहिए। अगली बीमारी है सूत्रकृमि। अगला संक्रमण है सूत्रकृमि। ये पेट में होने वाला संक्रमण है। सूत्रकृमि जो होते हैं वो सफ़ेद धागे की तरह, पतले पतले टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। जो धागा होता है ना पतला, उस तरह का सफ़ेद धागे जैसा दिखाई देता है, जो संदूषित जल के द्वारा इसके अंडे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये बड़ी आंत में विकसित होते हैं। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब शाम को या रात के टाइम गूदा से बाहर निकलकर उसके आसपास की त्वचा पर अंडे देते हैं। और जब ये अंडे देते हैं ना, उस टाइम क्या है, गूदा में बहुत खुजली हो रही होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर वो खुजली करते हैं और वो हाथ धोए बिना ही बच्चे कुछ खा पी लेते हैं। तो दोबारा से वो गंदे नाखून मुँह में जाते हैं और वो कीड़े जो अंडे होते हैं ना सूत्रकृमि के, वो दोबारा से पेट में चले जाते हैं और दोबारा से बच्चे के शरीर में चले जाते हैं। मादा कृमि दिन में 1000 तक अंडे दे देती है। सूत्रकृमि बीमारी का कैसे पता चलता है। सूत्रकृमि में जब कीड़े एक खास संख्या में पहुंच जाते हैं तो मल के द्वारा बाहर आने लगते हैं। मल में रेंगते हुए छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े दिखाई देते हैं। किसी यंत्र से देखें या फिर अगर ज़्यादा बड़े कीड़े होते हैं तो नॉर्मली भी वो दिखाई देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को सूत्रकृमि है। उपचार के लिए एक बार कृमि के शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद ध्यान रखना है कि बच्चा गूदे में खुजली करके बिना हाथ धोए कुछ खाए पिए ना ही हाथ मुंह में दे, क्योंकि अगर ऐसा करेगा ना दोबारा से संक्रमण हो जाएगा। तो बच्चे को हाथ धोने की आदत डलवाएं, चूँकि ये मुश्किल काम है। अतः सलाह दी जाती है कि बच्चे के नाखून जो होते हैं ना वो बढ़ने ही ना दें। हाथ और नाखून साफ रखें। बच्चों के कपड़े उबालकर संक्रमण रहित उनको रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के शरीर से कृमि को समाप्त करने के लिए उसे दवा देनी पड़ती है, इसलिए डॉक्टर के पास भी ले जाना होता है। सूत्रकृमि से बचने के निरोधक उपाय कौन कौन से होते हैं। इसके लिए स्वच्छता बरतना ही कीड़ों से बचाव का सबसे अच्छा निरोधक उपाय है। साथ ही बच्चों को यह भी बताएं कि वे मुंह में उंगली अंगूठा ना डालें, फर्श या जमीन पर से कोई चीज़ उठाकर ना चूसें और गूदा के आसपास खुजली ना करें। नेक्स्ट छठे में पूछा गया है दूसरा कि बताइए कि घर पर दस्त के दौरान हुए अल्प निर्जलीकरण का प्रबंध कैसे करेंगे। अल्प निर्जलीकरण का मतलब हो गया थोड़ा, जो शरीर के अंदर निर्जलीकरण होता है ना, बहुत गंभीर मात्रा में नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। अतिसार या दस्त एक संक्रामक रोग है जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
ऐसे में जो अल्प निर्जलीकरण है उसमें बच्चे को बहुत प्यास लगती है, चिड़चिड़ा सा महसूस होता है उसे, उसकी आंखें हल्की धसी हुई लगती है, पर बच्चे की त्वचा में लचीलापन होता है। यानी जैसे बच्चे की त्वचा पे पेट के आसपास चिकोटी सी काटेंगे, ऐसे ऊपर किया और उसे छोड़ा ना तो त्वचा वापस से अपनी शेप में आ जाती है, यानी उसकी त्वचा में लचीलापन है। मुंह व जीभ आर्द्र या गीले होते हैं, हाथ पांव गर्म होते हैं और नब्ज की गति नॉर्मली होती है, यानी 130 से 140 मिनट 130 से 40 प्रति मिनट उनकी धड़कन रहती है। निर्जलीकरण का कैसे घर पे प्रबंध कर सकते हैं? अल्प निर्जलीकरण की स्थिति में बच्चे को मौखिक पुनर्जलयोजन उपचार, जिसमें तरल या जीवन रक्षक घोल यानी ORS जो होता है ना, मुख से देना चाहिए। इससे एक दिन में ही बच्चे को काफ़ी फर्क पड़ जाता है, दस्त भी नियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही शरीर में तरल या विद्युत अपघट्टों का संतुलन होगा पुनः, या फिर अपने पुनः स्तर पर आ जाएंगे ना कि भाई इतना पानी होना चाहिए, तो वो जैसे वापस आ गया तो बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती है और उससे जठर शोथ या जठरांत्र शोथ जैसी कम खतरनाक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसे में अन्य किसी उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्प निर्जलीकरण का प्रबंधन घर पर ही बिना दवा के हो सकता है। इसे सिर्फ मौखिक पुनर्जलीकरण यानी कि सिर्फ बच्चे को ORS दे दें या बहुत ज़्यादा कोई ना कोई जैसे नारियल पानी, जूस, कोई भी मतलब लिक्विड चीज़ें पिला के बच्चे को आराम से अल्प निर्जलीकरण घर पे ही ठीक किया जा सकता है। अभी सातवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित के लिए प्राथमिक सहायता बतानी है आपको। आप प्राथमिक सहायता कैसे देंगे? यानी अगर बच्चे के बाह की हड्डी टूट गई या फिर बच्चा किसी चीज़ से जल जाता है तो उसके लिए आप बच्चे को प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से देंगे? तो पहला है ऊपरी बाह की हड्डी टूटना, यानी कि बच्चा अगर खेलते खेलते कई बार क्या बच्चे गिर जाते हैं, किसी हार्ड चीज़ से दीवार से टकरा गए, किसी और हार्ड चीज़ से टकरा गए, उससे क्या होता है उनके जो कोई भी टाइट चीज़ उनके हड्डी पे लगती है तो उससे वो हड्डी उतर जाती है, यानी उसकी हड्डी पे लग जाती है तो उसकी बाह की हड्डी टूट सकती है। बाह यानी हाथ की हड्डी टूटने पर बच्चे को तेज दर्द होता है और बाह लटकी हुई दिखाई देती है तथा वह हिलडुल भी नहीं सकती है। टूटी हुई हड्डी के पास जल्दी ही सूजन होने लगती है और हड्डी अपने स्थान से हट सकती है, अतः समय रहते इसका प्राथमिक उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसका प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं कि देखिए स्वयं से नहीं ऐसे करना चाहिए कि हड्डी को ही सही करने लग जाओ डॉक्टरों की तरह, ऐसा नहीं करना होता है। स्वयं से टूटी हुई अस्थियों को स्थान पर लाने का प्रयास ना करें, टूटी हुई भुजा की मालिश ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखें, उसे ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं। अगर हड्डी त्वचा को चीर कर बाहर आ गई हो तो उसे अंदर धकेलने की कोशिश ना करें और उसी अवस्था में तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर हाथ की हड्डी टूट गई तो क्या बच्चा अगर जैसे हमें लग रहा है ना कि हम हिलेगा डुलेगा अगर लेके जाएंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक हाथ के लिए एक पट्टी बना सकते हैं, गलपट्टी, उसमें हाथ को लगा के और गले में बांध कर हाथ को सहारा देंगे तो वो हड्डियाँ हिलेंगी डुलेंगी नहीं। अगर फिर भी दर्द ज़्यादा है तो पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन की दवा दी जा सकती है और इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। दूसरा आता है जल जाने पर क्या प्राथमिक उपचार आप करेंगे। अगर बच्चे आग की लौ को छू जाते हैं या फिर उससे आग की लौ से जल जाते हैं, कोई भी गर्म वस्तु अगर बच्चे खुद के ऊपर गिरा लेते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है खेलते खेलते स्टॉप पे गिर जाए, अगर कोई पटाखा बच्चे के पास फट जाए तो इससे क्या है बच्चे को जलने का खतरा रहता है और कई बार बच्चे झुलस भी जाते हैं और कई बार ज़्यादा भी जल जाते हैं। जलने पर इतना भयंकर दर्द होता है कि बच्चा सदमे में भी जा सकता है। अगर त्वचा गहराई तक जल जाए तो बच्चे के शरीर में निर्जलीकरण भी हो सकता है। इससे शारीरिक नुकसान जैसे अंधापन या फिर हाथ और पैरों को स्थायी रूप से भी क्षति हो सकती है। तो जलने पे इस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसका प्राथमिक उपचार घर पे तुरंत करना है। कैसे कि जलने की स्थिति में तुरंत सबसे पहले जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोना है। उससे क्या बच्चे की त्वचा को आराम मिलेगा, इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और गहराई तक जलने से बचा जा सकता है। झुलसने पर ठंडे पानी से बच्चे को आराम हो जाएगा। अधिक गहराई तक जलने पर फफोले हो जाते हैं तो ध्यान रखना है फफोलों को ज़्यादा टच नहीं करना, वो फूटने नहीं चाहिए।
अगर त्वचा फट जाए फफोलों की तो वैसलीन या बर्नॉल लगाकर उसे ढक देना चाहिए। मक्खी व कीड़े, मक्खी मच्छर कीड़े ये सब उस त्वचा के ऊपर नहीं बैठने चाहिए, ये सुरक्षा करनी है। अधिक जल जाए तो त्वचा सिकुड़कर उस पर घाव भी हो जाते हैं, तो उसके लिए त्वचा रोपण की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए तुरंत रोगी को चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए। तो ये आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं हाथ की हड्डी टूटने पर और बच्चे के जल जाने पर। लास्ट प्रश्न में हमसे पूछा गया कि बताइए कि आप बच्चे के पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए बाह की माप का तिरंगा फीता उपयोग कैसे करेंगे। ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि बच्चों व अन्य व्यक्तियों के पोषण स्तर को जानने का उपयोगी संकेत है। यानी हाथ के ऊपर जो बाह होती है, मध्य भाग की परिधि होती है, उसको नापने से क्या पता चल जाता है कि अगर इसका साइज ये है तो बच्चे को पोषण की कोई समस्या नहीं है, बच्चे को कुपोषण नहीं है, और अगर उससे कम है तो शायद बच्चा कुपोषण या गंभीर कुपोषण से ग्रसित हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाह की परिधि में वसा, हड्डी एवं मांसपेशियां सम्मिलित। वसा व मांसपेशियां हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन का भंडार होते हैं। अतः अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले या भोजन के अवशोषण में गड़बड़ी हो जाए तो ऊर्जा, प्रोटीन के भंडार भी कम हो जाते हैं, जो बाह की परिधि उस वजह से कम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बाह की परिधि भी बढ़ती है, परंतु 1 से 5 वर्ष में इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इस उम्र में बच्चे के शरीर में वसा की जगह मांसपेशियां होती हैं, अतः इस आयु वर्ग में बच्चों की बाह की परिधि के माप से उसके स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकती है। सुपोषित भारतीय बच्चों की बाह की परिधि का माप 15 से 16 सेंटीमीटर, यानी अगर 15 से 16 सेंटीमीटर बाह की परिधि का माप है तो बच्चा स्वस्थ माना जाता है। सामान्य माप के 80% से कम मापन यानी 12.5 सेंटीमीटर से कम माप गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। वह 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर का माप मध्यम श्रेणी कुपोषण को दर्शाता है। अतः ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि 1 से 5 वर्ष के बच्चों में दुबलापन या पेशियों की दुर्बलता को नापने का सरल व उपयोगी तरीका है। लंबाई के अनुरूप भार के माप की भांति इसका भी एक लाभ यह है कि इसमें बच्चे के पोषण का ज्ञान करने के लिए क्या उसकी उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे बच्चे के पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए उसकी सही आयु मालूम होने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र स्तर में जब बच्चे का वजन लेना संभव ना हो तो वहाँ पर इसका लाभ हो सकता है। यह माप मोटे तौर पर समूहों में कुपोषण की श्रेणियां जांचने का एक साधन मात्र है। कुपोषण की श्रेणी के सूक्ष्म निर्धारण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि को जो ये तिरंगा फीता है उससे किस प्रकार नापना है। नॉर्मली हम ना घर पे बच्चे की बाह की मोटाई नापे तो उसके लिए हम सामान्य प्रयोग में आने वाला जो फीता होता है ना, हम कपड़ा नापने के लिए जो आप इंची टेप टाइप जो फीता होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र में काम करते समय बाह की परिधि का माप 3 रंग वाली पट्टी जिसमें बाह का माप का तिरंगा फीता कहा जाता है, इसी से माप किया जाना चाहिए। यह फीता लचीला तो होता ही है पर रबड़ की तरह खींचने वाला नहीं होता है। इसमें 3 रंग लाल, पीला, हरा क्रम में होते हैं। हर रंग की निर्धारित लंबाई होती है। लाल भाग 12.5 सेंटीमीटर का होता है, पीला भाग फिर 1 सेंटीमीटर और बाकी फिर हरा भाग होता है। अगर लाल भाग का सिरा हरे भाग के सामने आता है तो यह इस बात का सूचक है कि बच्चा स्वस्थ व तंदुरुस्त है। अगर लाल भाग का सिरा पीले भाग के सामने आता है तो बच्चा मध्यम श्रेणी का कुपोषित माना जाएगा, और अगर लाल भाग का सिरा लाल भाग में ही खत्म हो जाता है तो बच्चे को गंभीर कुपोषण से ग्रसित माना जाता है। तो इस तरह से लाल फीते का प्रयोग किया जाता है बच्चे की ऊपरी बाह की परिधि को मापने के लिए। तो यहाँ पे इस जो पेपर है DC2 का दिसंबर 2023 का सारे प्रश्न के आंसर इस वीडियो में हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।